हाँ जी, स्वागत है आप सभी लोगों का। शुरू करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 की रिवीजन। वन शॉट रिवीजन रहेगी, वही पैटर्न रहेगा। पहले हैंड रिटन नोट से फटाफट से कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे, फिर जंप करेंगे पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस पे, एमटीपीस और आरटीपीस के क्वेश्चंस पे। तो आइए जरा शुरू करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। तो एएस 10 जो है आपका प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ये पीपीई पे तो लगता ही लगता है, साथ में बियरर प्लांट को भी अपने दबोच में ले लेता है कि ये बियरर प्लांट पे भी लगेगा। ठीक, बियरर प्लांट क्या होता है वो अभी देखेंगे। प्रोड्यूस ऑफ बियरर प्लांट जो है आउट है, जैसे कि अगर आम है, आम के पेड़ पे लग जाएगा, लेकिन आम जो है वो आउट ऑफ स्कोप है, वो एएस 10 से बाहर है। और बायोलॉजिकल एसेट्स पे नहीं लगता, माइंस और ओर्स पे भी नहीं लगता। बायोलॉजिकल एसेट्स बोले तो लाइफ स्टॉक और दूसरी जो एग्रीकल्चरल से रिलेटेड एसेट्स होती हैं उनके ऊपर नहीं लग के चलता। बियरर प्लांट की बात कर लेते हैं। बियरर प्लांट क्या होता है? बियरर प्लांट के लिए तीन कंडीशन है, कंडीशन 1, 2 एंड 3। तो सबसे पहली कंडीशन अगर आप देखोगे तो वो पीपी से ही मिलती जुलती है, यानी कि पीपी और एग्रीकल्चर का मिश्रण है एक्चुअली ये तीनों कंडीशन। तो देखते हैं कंडीशन 1 क्या है। वो कहता है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को प्रोड्यूस करने में या फिर सप्लाई करने में यूज होना चाहिए। आम का पेड़ आम को प्रोड्यूस करने में यूज होता है, या फिर कोई और अगर आपके पास एग्रीकल्चर एसेट है तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को सप्लाई करने में यूज हो रहा है, तो वो भी इस कंडीशन 1 के अंदर आ जाएगा। कंडीशन नंबर 2, वो बियर करे प्रोड्यूस फॉर मोर देन 12 मंथ। यही कंडीशन आपको पी के अंदर भी देखने को मिलती है कि भाई वो 12 महीने से ज्यादा के लिए कारगर हो, यानी कि 12 महीने से ज्यादा की उसकी लाइफ होनी चाहिए इकोनॉमिकली। और प्रोड्यूस वाली जो कंडीशन है वो भी आपको मिलती है कि वो धंधे में इस्तेमाल होना चाहिए पीपी के अंदर। तो बस बिरर प्लांट क्या है एक्चुअली में, पीपी की कंडीशन और आपकी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, उन सब का एक कॉम्बिनेशन है। कंडीशन नंबर 3 क्या है कि भाई बहुत कम चांस हो कि हम उसे एज एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ही बेच दें। मतलब अगर आपने आम का पेड़ उगाया ही इसलिए है कि आप पूरा का पूरा पेड़ ही बेच दोगे एज एन एग्रीकल्चरल, तो फिर वो बियरर प्लांट नहीं है, तो फिर वो आपकी पीपी नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपने 20-50 पेड़ लगाए और उसमें से 5-10 पेड़ खराब हो गए, वो आपने ऐसे इंसिडेंटल स्क्रैप बेच दिए, तो क्या ये कंडीशन पिट गई? नहीं, तो तब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई मानी जाएगी। तो देयर आर 3 कंडीशन टू द बिरर प्लांट। पहली कि वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को प्रोड्यूस करने में या फिर सप्लाई करने में बना इस्तेमाल हो। नंबर 2, उस वो प्रोड्यूस करे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को 12 महीने या उससे ज्यादा। नंबर 3, उसको बेचने की इंटेंशन ना हो एक्सेप्ट इंसिडेंटल स्क्रैप। फिर उसके बाद बात करते हैं पीपीई क्या होता है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का क्या मतलब है। तो देखो भाई, वो सभी एसेट्स हेल्ड फॉर, जो हेल्ड फॉर रखी गई हैं यूज इन प्रोडक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन और सप्लाई के लिए रखी गई हैं, वो इसके अंदर कवर है। किसी को रेंट पे देने के लिए अगर आपने एसेट रखी है, अगर आपकी इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी है और आपने अपनी एसेट रखी है, कुर्सी चेयर डीजे का सामान, कि जब किसी की शादी होगी या फिर कोई ऐसा बड़ा इवेंट, ग्रैंड इवेंट आएगा, तो आप अपने इक्विपमेंट लोग रखते हैं ना, लाइट्स वगैरह रखते हैं लोग, झूमर रखते हैं और भी चीजें, तो वो उनको रेंट पे दे देते हैं। तो वो सब चीजें उनके लिए क्या है, क्या इन्वेंट्री है? नहीं, वो उनके लिए क्या है, एसेट्स हैं। तो रेंटल टू अदर भी यहाँ पे कवर है। फिर उसके बाद एडमिन पर्पस से अगर आपने कोई लैपटॉप रख रखा है, मैंने ये टैबलेट रख रखा है, तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, एसेट्स हैं, पीपी हैं, जो कंडीशन 1 को फुलफिल करता है। कंडीशन नंबर 2 क्या है, वही एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर मोर देन 12 मंथ, 12 महीने से ज्यादा उसका यूज होना चाहिए। ठीक। अब अगर आपने कोई मान लो फायर एक्सटिंग्विशर लगा रखा है, फायर एक्सटिंग्विशर आपने लगा रखा है, वो तो ना तो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहा है, ना सप्लाई करने में हेल्प कर रहा है, ना ही वो आप किसी को भाड़े पे दे रहे हो, ना ही वो एडमिन पर्पस के लिए हेल्प कर रहा है, तो फिर क्या वो पीपी नहीं है? द आंसर इज यस, वो पीपी है। पीपी क्यों है? कि अगर आपने वो नहीं लगाया तो वो सेफ्टी नॉर्म्स आपकी फैक्ट्री फुलफिल नहीं करेगी, तो आप अल्टीमेटली फैक्ट्री को नहीं चला पाओगे, तो जो दूसरी एसेट से आपको बेनिफिट मिल रहा है वो भी नहीं आएगा। तो उस एसेट को लगाना इसलिए जरूरी है। तो अगर आप कोई ऐसी एसेट लगाते हो जो रेगुलरली यूज नहीं हो रही, बट वो इन्वायरमेंटल को प्रोटेक्ट करने के लिए, लॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए है, तो फिर वो इसके अंदर कवर हो जाती है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, आइटम एक्वायर्ड फॉर सेफ्टी और कंप्लाइंस ऑफ लॉ, देन आल्सो कंडीशन 1 इज सेटिस्फाइड, तब भी कंडीशन नंबर 1 जो है वो आपकी सेटिस्फाई मानी जाएगी। ठीक। फिर उसके बाद आप रिकॉग्नाइज कब करते हो पीपी को? अब आपको समझ में आ गया कि पीपी है क्या। अभी तक आपने रिकॉग्नाइज नहीं करा, अभी आपने समझा है कि वो है क्या। कोई खर्चा जब आप करोगे तो आप कैसे अंदाजा लगाओगे कि वो पीपी है या नहीं है? आप कब रिकॉग्नाइज करते हो पीपी को? जब आपको लगता है कि आपको उससे भविष्य में बेनिफिट निकल कर आएंगे और आप उसकी कॉस्ट को मेजर कर सकते हैं।
जैसे कि भविष्य का बेनिफिट का मतलब है, देखो बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपने कोई खर्चा करा और उसका बेनिफिट भी आपको अभी मिल गया, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि खर्चे को अभी पी&एल में दिखाओ ताकि करेक्ट प्रॉफिट नजर आ सके। लेकिन अगर आपने कोई खर्चा करा और उसका बेनिफिट आपको भविष्य में मिलने वाला है, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि इस खर्चे को भी भविष्य में ले जाओ ताकि प्रॉफिट करेक्ट दिख सके। जैसे आप प्रीपेड इंश्योरेंस बुक करते थे, तब आप इंश्योरेंस अगर 12 महीने का या फिर 2 सालों का पे कर देते थे, तो आप उसको 2 पार्ट में दिखाते थे। 1 साल अलग दिखाते थे और प्रीपेड इंश्योरेंस अलग दिखाते थे। अगले साल प्रीपेड को कॉस्ट का पार्ट बनाते थे। क्यों? क्योंकि मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि आपको इस खर्चे को पी&एल में तब लेके जाना है जब इसका एसोसिएटेड बेनिफिट भी पी&एल में जाए, ताकि प्रॉफिट की पिक्चर सही दिखे। अब जैसे मैंने ये टैबलेट खरीदा, तो इस टैबलेट को जब मैंने खरीदा, तो क्या इसका बेनिफिट सारा मैंने उसी टाइम कंज्यूम कर लिया? नहीं। मैं इससे क्लासेस दे रहा हूँ, मैं इससे और भी 10 काम कर रहा हूँ जिनसे मुझे बेनिफिट मिल रहा है, और वो बेनिफिट जो है, लेट्स से मैं इसकी पूरी लाइफ तक इसका इस्तेमाल करके कंज्यूम करूंगा, तो इस टैबलेट की कॉस्ट उन बेनिफिट की रेशियो में डिवाइड हो जानी चाहिए। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर आपको बेनिफिट भविष्य में मिल रहा है, तो वो क्या है? एसेट है। तो एसेट कब रिकॉग्नाइज करते हो? जब आपको भविष्य में बेनिफिट मिल रहा है और आप कॉस्ट को मेजर कर सकते हो रिलायबली। अब आप मेजर जब करोगे तो कैसे करोगे? कि आप करोगे एट कॉस्ट। अगर आपने कॉस्ट पे खरीदा है, पैसे देके खरीदा है, तो एट कॉस्ट। एक्सचेंज करके खरीदा है, तो देखेंगे कि एक्सचेंज में कैसे करते हैं। अगर आपने घर पे बनाई है एसेट, प्रोड्यूस करा है, जैसे बियर प्लांट आप प्रोड्यूस करते हो, आम का पेड़ खरीद के थोड़ा ना लाओगे। आम का पेड़ अगर आपने घर पे लगाया, तो आप कैसे उसकी कॉस्ट मेजर करते हो, वो सब हम देखेंगे। पहला पॉइंट है कि जब आप परचेज करके लाते हो एट कॉस्ट, तो आप कैसे खरीदते हो? भाई परचेज प्राइस, जो भी आपने उसके लिए दाम पे करा है वो, माइनस कोई भी ट्रेड डिस्काउंट है तो वो आप हटा देते हो। अगर आपको उसी टाइम कोई डिस्काउंट मिल गया, जब मैंने टैबलेट खरीदा तो मैंने दो टैबलेट एक साथ खरीदे थे, तो मेरे को 5,000 रुपए ईच टैबलेट पे डिस्काउंट मिल गया, तो मेरी कॉस्ट हर एक टैबलेट की तो 5,000 लेस ही हुई ना, तो वो ट्रेड डिस्काउंट में माइनस कर दूंगा। जब मैंने खरीदा था, तो मैंने बिल अपनी फर्म के नाम पे कराई थी, जिससे मुझे जीएसटी इनपुट भी मिल गया। तो क्या वो इनपुट मेरी कॉस्ट का पार्ट है? द आंसर इज नो। फिर उसके बाद डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, मैंने सारी की सारी कॉस्ट एक ही जगह लिख दी। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट, इसके अंदर एम्प्लॉय कॉस्ट भी आ सकती है, इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी आ सकती है, इसके अंदर क्या कहते हैं, प्रोफेशनल फीस भी आ सकते हैं। देयर आर मेनी अदर फीस। अब या तो आप उन सबका कॉस्ट का रट्टा मार लो कि कौन कौन सी चीजें ऐड होंगी, या फिर आप कॉन्सेप्ट समझ लो। तो इसलिए मैंने डी सीधा लिख दिया डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट का मतलब क्या है कि कोई भी खर्चा अगर आपने करा उस पर्टिकुलर एसेट को उस कंडीशन तक लाने के लिए जैसी वो आपको चाहिए थी, अपने बिजनेस में इस्तेमाल करने के लिए, वो सारा का सारा खर्चा के अंदर ऐड हो जाएगा। मैंने जब कंप्यूटर खरीदा, मैंने एक क्लासेस स्टार्ट करी, मैंने कंप्यूटर खरीदा, तो उन्होंने मेरे को क्या कहते हैं, सारे कंपोनेंट जोड़ जाड़ के सीपीयू बना के दे दिया। उसकी कॉस्ट मेरी कंप्यूटर की कॉस्ट के अंदर ऐड हो गई। अब वो कंप्यूटर मैं तब तक यूज नहीं कर सकता जब तक उसके अंदर विंडोज ना डले। तो जो वो विंडो की कॉस्ट थी, वो भी उस कंप्यूटर की कॉस्ट के अंदर मैंने ऐड कर दी, क्योंकि मेरा इंटेंशन ऑफ यूज तो अलग है ना। तो जब तक वो एसेट उस कंडीशन, उस लोकेशन तक नहीं पहुंच जाती जहां तक मेरी इंटेंशन है, तब तक के खर्चे क्या होंगे? ऐड होते रहे। तो डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट क्या है? एनी कॉस्ट टू ब्रिंग द एसेट टू द लोकेशन और कंडीशन नेसेसरी फॉर इट टू बी कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग एज पर मैनेजमेंट इंटेंशन। इसको आप क्या बोलते हो? इसको आप रेडी फॉर यूज भी बोलते हो, कि एसेट अब रेडी हो चुकी है इस्तेमाल करने के लिए। प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डी कमीशनिंग। डी कमीशनिंग का मतलब क्या है कि आपका स्टैंडर्ड कहता है, ये चीजें इंडेस से आई हैं, कि भाई साहब आपने जब कोई एसेट खरीदी या बनाई, तो उसका उसकी इकोनॉमिक लाइफ के बाद आपको उसको डिसमेंटल करना पड़ेगा। उसकी डिसमेंटलिंग का खर्चा एक आएगा। तो वो डिसमेंटलिंग का खर्चा आज एस्टिमेट करके बताओ कि कितना है, और उसकी प्रेजेंट वैल्यू, उसमें से इंटरेस्ट कंपोनेंट हटा दो, क्योंकि वो 5 सालों के बाद आएगा, या इकोनॉमिक लाइफ जितनी भी है उसके बाद आएगा, वो सब हटा दो। उसके बाद जो वो इंटरेस्ट कंपोनेंट आप हटा दोगे, तो जो वो प्रिंसिपल कंपोनेंट बचेगा, वो आपकी एसेट की कॉस्ट है। क्यों? क्योंकि वो डिसमेंटलिंग की कॉस्ट क्यों करी जा रही है? क्योंकि आपने उस एसेट को रेडी करा है अपने इंटेंशन के हिसाब से, तो उसको रेडी करने की भी वो ही कॉस्ट है जो डिसमेंटलिंग की कॉस्ट है, इसलिए हम उसको ऐड करके चलते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमीशनिंग, ध्यान देना मैंने वर्ड यूज करा है, आपको एस्टिमेट करना है। तो क्योंकि ये एस्टिमेट है, तो ये एस्टिमेट
टाइम के साथ चेंज भी हो सकता है कि आपने जब एस्टिमेट लगाया तब रेट अलग हो, उसको डिसमेंटल करने का लेबर का रेट अलग हो, लेबर आएगी उसको डिसमेंटल करेगी प्लांट को, तब उसका रेट अलग हो, 3 साल 2 साल 4 साल बाद उसका रेट बदल गया। तो जब इसमें चेंज आएगा इस डीकमीशनिंग में, तो हमारी अकाउंटिंग पे कैसे इंपैक्ट पड़ेगा वो भी हम इसके अंदर देख करके चलेंगे। फिर उसके बाद यदि आपने सेल्फ कंस्ट्रक्ट करा है एसेट को, खुद घर पे बनाया है, तो आपके लिए क्या क्या लगा होगा, मटेरियल लगा होगा, लेबर लगा होगा, फिक्स्ड ओवरहेड लगा होगा, वेरिएबल ओवरहेड लगा होगा। अगर आपको एएस 2 याद है तो वेरिएबल ओवरहेड हम नॉर्मल कैपेसिटी पे लेते हैं, फिक्स ओवरहेड हम नॉर्मल और एक्चुअल विच एवर इज हायर पे लेते हैं। हमने इसका कॉन्सेप्ट भी एएस 2 के अंदर समझ रखा है, जब वन शॉट रिवाइज करेंगे तो उस कॉन्सेप्ट को भी रिवाइज करके चलेंगे। अच्छा, क्योंकि आप सेल्फ कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है तो मुझे बताओ जो बियरर प्लांट है, तो वो भी तो आम का पेड़ जब आप घर पे उगा रहे हो तो उस पे मेजरमेंट कौन सा लगता है, उस पे भी मेजरमेंट सेल्फ कंस्ट्रक्शन का लगता है। तो अगर आपसे पूछे वो कि बियरर प्लांट को आप कैसे मेजर करोगे, तो आप मेजर करोगे उसी मेथड से जिस मेथड से आप मेजर करते हो सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट को, यानी कि मटेरियल, लेबर, फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड और कोई भी डीकमीशनिंग की अगर कॉस्ट है तो वो। अच्छा, इन सब के अंदर क्योंकि आप इंटरनल ट्रांसफर्स कर रहे हो, खुद का मटेरियल लेबर यूज कर रहे हो, तो जो भी इंटरनल प्रॉफिट्स है आप उसको क्या करके चलोगे, इग्नोर करके चलोगे। और एबनॉर्मल लॉसेस जो है उनको भी आप इग्नोर करके चलोगे। एबनॉर्मल लॉसेस जब भी आएगा तो वो कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर चला जाएगा। जो कोई भी नॉर्मल लॉस होगा वो क्या कहाँ चला जाएगा, वो आपकी कॉस्ट को बढ़ा देगा, इफेक्टिव कॉस्ट को बढ़ा देगा। अच्छा, अगर आपने खरीदा है एसेट एक्सचेंज करके, आपने एक हाथ दिया और एक हाथ लिया, आपने ऐसे एसेट खरीदा, तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले देखोगे क्या ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस है, व्हाट डज इट मीन बाय द कमर्शियल सब्सटेंस। तो स्टैंडर्ड आपका कहता है कि कमर्शियल सब्सटेंस का सिंपल मतलब है कि जब आपने वो ट्रांजैक्शन कर दी तो आपके कैश फ्लोज का रिस्क, टाइमिंग और अमाउंट, इसमें वेरिएशन आना चाहिए। ना पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं है, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, लेकिन वो वेरिएशन आना चाहिए। अगर कोई भी वेरिएशन नहीं है तो इसका मतलब आपको एसेट को एक्सचेंज करके कोई फायदा नहीं था, तो आपने तब भी एक्सचेंज क्यों करी। तो देर इज नो कमर्शियल सब्सटेंस। मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया हुआ है कि अगर मान लो वोडाफोन और एयरटेल दो कंपनियां हैं, एयरटेल ने एक कंपनी को एक्वायर करा, और जब उसने उस कंपनी को एक्वायर करा ऐसे समझते हैं कि मान लो एयरटेल ने एक कंपनी का एक्विजिशन करा, अब उस एक्विजिशन में उसको एक टावर मिला, यहाँ पर उस एक्विजिशन में एयरटेल कंपनी को इस कंपनी का एक टावर मिला। एयरटेल के ऑलरेडी 2 टावर्स हैं यहाँ पे, ये टावर भी एयरटेल का है, ये टावर भी एयरटेल का है। जब उस कंपनी को एक्वायर करा तो उसके टावर्स एक्वायर करे, तो इस एरिया में अब एयरटेल का एक और टावर आ गया। अब एयरटेल कह रहा है कि मैं इस टावर का क्या करूं। अच्छा, जो लोग कॉन्फ़िगरेशन के साथ समझते हैं कि भाई एसेट के अंदर बदलाव होना चाहिए हल्का सा भी, तो एसेट के स्पेसिफिकेशन से लेना देना नहीं है, एसेट सेम हो सकता है। भाई ये टावर, एयरटेल ने वोडाफोन से बात करी, उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारा एक एरिया है यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे जो टावर्स लगे हुए हैं तुम्हारे, मुझे इस एरिया में आना है क्योंकि मेरे पे यहाँ पे एक 2 टावर ऑलरेडी हैं, तो मेरे को इस टावर का यूज नहीं है, और तुम्हें इस एरिया में आना है। तो वोडा वालों को इधर आना था और एयरटेल वालों को इधर जाना था। यहाँ पे जो टावर्स लगे हुए हैं ये किसके लगे हुए हैं, ये वोडाफोन के लगे हुए हैं। ये टावर किसके हैं, वोडाफोन के हैं। तो वोडाफोन को उसने कहा कि क्यों ना हम एक काम करें कि ये वाला टावर तुम मुझे दे दो और ये वाला टावर तुम ले लो, ये दोनों सेम है। कलर को अगर आप देखते हो तो वो भी सेम है, अगर इसके अंदर बैंडविड्थ एलोकेशन देखो तो वो भी सेम है, हर एक चीज, हर एक टेक्निकल एस्पेक्ट में सेम है, इनका डेट ऑफ परचेज हर एक चीज सेम है। बट फिर भी एयरटेल एक्सचेंज क्यों कर रहा है, एयरटेल इसलिए एक्सचेंज कर रहा है क्योंकि यहाँ पर उसके ऑलरेडी है, तो इस टावर से उसको कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन अगर उसको यहाँ पे टावर मिल जाएगा तो उसका एक्सटेंड हो जाएगा एरिया। तो क्या इस ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस है, द आंसर इज यस, इसके अंदर कमर्शियल सब्सटेंस है, क्योंकि द मोमेंट एक्सचेंज हुआ एयरटेल को बेनिफिट हो गया। कैसे बेनिफिट हो गया एयरटेल को, एयरटेल को बेनिफिट हुआ कि भाई साहब जिस एरिया में से उसको कोई कैश फ्लोज नहीं आ रहे थे अब उसको आने लग जाए। ये बात अलग है कि वहां पे एयरटेल के यूजर ना हो तो कैश फ्लोज ना आए, बट इट डजंट मैटर। क्यों, क्योंकि इस ट्रांजैक्शन से कैश फ्लो का रिस्क अफेक्ट हो गया अगर वहां पे यूजर नहीं है।
दूसरा, वोडाफोन को भी अपने कैश फ्लोज के अंदर चेंज दिखेगा जब वो दूसरी लोकेशन पे जाएंगे। तो दिस इज हाउ यू जज कमर्शियल सब्सटेंस। तो क्योंकि कमर्शियल सब्सटेंस है तो दैट्स मीन ट्रांजैक्शन इज जेन्युइन। तो इसका मतलब क्या है, ट्रांजैक्शन जेन्युइन है। तो आप क्या यूज करोगे, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप और फेयर वैल्यू ऑफ एसेट रिसीव्ड। आप ये चीज यूज करके चलोगे, विच एवर इज मोर रिलायबल, जो भी ज्यादा रिलायबल होगी। अगर रिलायबिलिटी की इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपके पास पैटर्न है, इस पैटर्न में आप एसेट यूज करोगे, पहला पहला आप यूज करोगे फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप। अगर ये गिवन नहीं है तो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट रिसीव्ड। अगर ये भी गिवन नहीं है तो बुक वैल्यू या फिर डब्ल्यूडीवी ऑफ एसेट गिवन अप। और यदि कमर्शियल सब्सटेंस ही नहीं है तो बुक वैल्यू या डब्ल्यूडीवी ऑफ एसेट गिवन अप आप यूज करके चलोगे इन केस ऑफ एक्सचेंज। फिर जब एसेट रेडी फॉर यूज हो जाती है, इसका मतलब मैनेजमेंट के हिसाब से एसेट एकदम तैयार हो चुका है, हमें जैसा चाहिए था एसेट वैसा बन चुका है, तब कैपिटलाइजेशन रुक जाता है। अब और कोई खर्चा ऐड नहीं होगा और डेप्रीसिएशन बिगिन हो जाता है। क्या स्टार्ट हो जाता है, डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन कब से स्टार्ट होता है, जब एसेट रेडी फॉर यूज होती है। आपके इनकम टैक्स वाला पॉइंट नहीं है, पुट टू यूज वाला। जब एसेट रेडी फॉर यूज होती है तो आपका डेप्रीसिएशन बिगिन हो जाता है और कैपिटलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद कुछ सब्सिक्वेंट अगर खर्चे होते हैं, जैसे डे टू डे के खर्चे हुए, जैसे मेरे सीपी के अंदर डे टू डे के रेगुलर मेंटेनेंस के खर्चे होते हैं, तो वो मैं कहाँ डालता हूँ, वो मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डालता हूँ। लेकिन अगर कोई मेजर ओवरऑल कराना पड़ गया, अगर कोई पार्ट रिप्लेस कराना पड़ गया, तो उसका क्या ट्रीटमेंट करके चलेंगे, तो आप उसको पीपी में ऐड कर दोगे अगर वो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया को मीट करता है, और डिडक्ट कर दोगे फ्रॉम द कैरिंग अमाउंट ऑफ अर्लियर रिपेयर। और जो अर्लियर रिपेयर आपके पास है उसको आप हटा दोगे। अगर आप उस अर्लियर रिपेयर का कैरिंग अमाउंट, रिपेयर बोले तो इसके अंदर रिपेयर, मेजर ओवरऑल पार्ट सब शामिल है, अगर आप वो डिटरमाइन नहीं कर सकते तो आपको एस्टिमेट करना पड़ेगा यूजिंग करंट कॉस्ट। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। इस पे दो सवाल हैं। एक तो इंस्टीट्यूट ने पूछा हुआ है कि भाई हम एस्टिमेट नहीं कर पा रहे तो क्या छोड़ दें, तो द आंसर इज नो, आपको उसको एस्टिमेट करना पड़ेगा करंट कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए। दूसरा, आरटीपी सितंबर जनवरी 25 के अंदर एक क्वेश्चन आया था कि इसी से रिलेटेड, तो वो उसमें क्या था कि उनके पास एसेट थी लेकिन उन्होंने कंपोनेंट बेस्ड अकाउंटिंग नहीं करी थी। तो जब उन्होंने एसेट परचेज करी, ये है डेट ऑफ परचेज, जब उन्होंने एसेट परचेज करी तो एक्स अमाउंट की उन्होंने जो परचेज करी, यहाँ पर इसके अंदर एक पार्ट भी शामिल था। 5 सालों के बाद वो पार्ट रिप्लेस हो गया, उसकी अब कॉस्ट 45 लैक्स है, इन्फ्लेशन रेट है 5% का। तो आपको इस 45 लाख से एस्टिमेट करना है कि ये पार्ट जब आपने एसेट खरीदा था तब कितने का हुआ होगा। तो हमने कहा एक्स, लेट से वो एक्स होगा, जो इसके अंदर, चलो एक्स तो हमने वो ले लिया, तो लेट से वो वाई होगा। तो वाई जो है हर साल बढ़ बढ़ के, कितने से बढ़ बढ़ के, 5% से बढ़ बढ़ के फॉर 5 ईयर्स कितना पहुंच गया, 45 लाख। तो वाई पहले कितना था, 45 डिवाइडेड बाय 1.05 की पावर 5। तो इससे जो वैल्यू आएगी वो आप मानते हो कि वो इस एसेट की कॉस्ट का पार्ट है। फिर उसके बाद आप इसको डेप्रिशिएट करते हो ये निकालने के लिए कि इसकी इस दिन की बुक वैल्यू कितनी है। फिर जो इसकी इस दिन की बुक वैल्यू आती है उसको आप क्या कर देते हो, डिडक्ट कर देते हो। इसकी इस दिन की बुक वैल्यू को डिडक्ट कर देते हो और अकॉर्डिंगली आपका आंसर आ जाता है। दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ जनवरी 25 आरटीपी ऑफ सीए इंटर। तो प्लीज उसको भी जरा देख के जाइएगा। फिर उसके बाद सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन की बात करते हैं कि जब आपने एसेट को एक बार रिकॉग्नाइज कर लिया तो उसके बाद आप किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट करके चलोगे। सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन में या तो आप कॉस्ट मॉडल पे रख सकते हो, यानी कि आप पर्यंत उसको उस कॉस्ट पे दिखाओगे माइनस डेप्रिसिएशन, माइनस एनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, या फिर आप उसको रीवैल्यूएशन पे दिखाओगे कि आप उसको हर पीरियोडिक इंटरवल पे, नॉट ईयरली, नॉट बाय 6 महीने बाद नहीं, 3 महीने बाद नहीं, 2 सालों बाद नहीं, आप उसको पीरियोडिकली वो उसकी फेयर वैल्यू पे दिखाओगे, उसके रीवैल्यूड अमाउंट पे दिखाओगे। अब ये पीरियोडिकली को डिसाइड कैसे करा जाए कि कब कब उसको रीवैल्यू करना चाहिए, तो इट डिपेंड। अगर वो एसेट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है तो फिर आपको उसको एनुअली रीवैल्यू करके चलना चाहिए, या फिर बाय मंथली, या फिर बाय सेमी एनुअली आप उसको रीवैल्यू करके चलो। लेकिन अगर वो एसेट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल नहीं है, उसकी जो फेयर वैल्यू है बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं,
तो आपको 2 से 5 सालों के अंदर उसको रिवैल्यू करके दिखाते हैं। जनरली एवरी ईयर कंपनियां जो है बैलेंस शीट डेट पे उस एसेट का वैल्यूएशन दिखाती हैं जिसको भी उन्होंने रिवैल्यूएशन पे रखा होता है। अच्छा, क्या ये रिवैल्यूएशन हम एसेट वाइज कर सकते हैं कि मेरे पास पांच बिल्डिंग्स हैं, मेरे पास जो है 5 बिल्डिंग्स हैं मेरी कंपनी के अंदर। 5 बिल्डिंग्स हैं जिसके अंदर 3 बिल्डिंग का जो मैं यूज करता हूं मैं अपने ऑफिस पर्पज से यूज करता हूं, और जो 2 बिल्डिंग्स हैं उसके अंदर मेरे प्लांट्स हैं। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि इसमें से एक बिल्डिंग और इसमें से एक बिल्डिंग मैं रख दूं रीवैल्यूएशन पे, ये भी रख दूं मैं रीवैल्यूएशन पे, बाकी सारी मैं रख दूं कॉस्ट पे? द आंसर इज नो, आप नहीं कर सकते। आपको या तो सारी की सारी ऑफिस बिल्डिंग को रीवैल्यूएशन पे रखना होगा, या फिर सारी की सारी ऑफिस बिल्डिंग को कॉस्ट पे रखना होगा। तो द पॉइंट इज कि आप जो चॉइस करोगे कि रीवैल्यूएशन या कॉस्ट, वो आप क्लास वाइज करोगे, इंडिविजुअल एसेट वाइज नहीं कर सकते। ठीक, फिर उसके बाद जब आप रीवैल्यूएशन मॉडल पे रखोगे तो ऑब्वियसली बैलेंस शीट डेट पे आपकी एसेट रीवैल्यूएशन पे ही आनी चाहिए। अच्छा, रीवैल्यूएशन जब आपने करोगे तो आपके पास 2 मेथड है रीवैल्यूएशन करने के। पहला है ग्रॉस मेथड, दूसरा है नेट मेथड। क्या मतलब है ग्रॉस और नेट का? तो आओ जरा एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपके पास एक एसेट है जिसकी बुक वैल्यू है 1 लाख रुपए की, रीवैल्यूएशन हो गई इसकी 1.5 लाख रुपए की। ठीक, अच्छा बुक वैल्यू का ब्रेकअप लिख देते हैं तो थोड़ा ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मान लो ये इसका ग्रॉस ब्लॉक था 1,20,000 का, इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था 20,000 का। तो पहला है, सबसे पहले है ग्रॉस मेथड। ग्रॉस मेथड में देखो कि परसेंटेज कितना बड़ा है या फिर घटा है एसेट का। तो परसेंटेज वो हुआ है भाई 30,000, 1.5 लाख माइनस, सॉरी 50,000 हो गया ना, 1 लाख है तो 50,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100, तो 50% से बदलाव आया है। तो आप क्या करोगे स्टेप 2 के अंदर, ग्रॉस ब्लॉक को बढ़ा दोगे 50% से। ग्रॉस ब्लॉक कितना है 1,20, आधा हो गया 60,000, 1,80,000, सॉरी 60,000 से बढ़ा दोगे। 2 एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन कितना है 20,000, आधा हो गया 10,000। 2 रीवैल्यूएशन रिजर्व 50,000। एक होता है नेट मेथड, एक होता है नेट मेथड। नेट मेथड में आप क्या करते हो, आप कहते हो जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ रहा है उसको खत्म कर दो। कितना आ रहा है 20,000 रुपए का। टू ग्रॉस ब्लॉक 20,000 रुपए का। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 2, अब आपकी एसेट कितने की आ रही है 1,20,000 माइनस 20,000, 1 लाख की, 50,000 से एसेट को बढ़ा दो तो ग्रॉस ब्लॉक डेबिट टू रीवैल्यूएशन रिजर्व 3,000। तो दिस इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जब आप वो करते हो, ग्रॉस मेथड और नेट मेथड लगा करके चलते हो। तो देखो यही लिखा है मैंने, स्टेप 1 कैलकुलेट करो परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। क्या क्या कैलकुलेट करना है, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज बाय कंपेयरिंग कैरिंग अमाउंट विद द फेयर वैल्यू, इंक्रीज और डिक्रीज कॉस्ट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बाय सच परसेंटेज, जो हमने 50% से करा था। नेट में क्या करोगे, एलिमिनेट एक्यूमुलेटेड डेप बाय कॉस्ट, इंक्रीज और डिक्रीज नेट कॉस्ट बाय रिवैल्यूएशन, और अपनी नेट कॉस्ट को जो हमारे 1,20 था, 20 पहले हमने हटाया तो फिर 1 लाख रुपीज रह गया, फिर 1 लाख से हमने 50,000 को बढ़ा के 1.5 लाख कर दिया था, तो वो होता है इंक्रीज और डिक्रीज नेट कॉस्ट। तो आप नेट को फिर बढ़ा दो। फिर उसके बाद रीवैल्यूएशन गेन और लॉस का क्या ट्रीटमेंट होगा, तो ये भी हम इस चार्ट से खुद बना करके समझेंगे। तो देखो
फर्स्ट टाइम गेन आया तो कहाँ जाएगा, रीवैल्यूएशन रिजर्व में। फर्स्ट टाइम लॉस आया तो कहाँ जाएगा, पी एंड एल अकाउंट में। सब्सिक्वेंट सब्सिक्वेंट अगर गेन आया या फिर सब्सिक्वेंट लॉस आया, पहले भी गेन था अब भी गेन आया, आपके पास ऑलरेडी रीवैल्यूएशन रिजर्व आ ही रहा था तो कहाँ जाएगा, रीवैल्यूएशन रिजर्व में। पहले भी गेन था अब लॉस आ गया तो जो ये पहले गेन आया होगा इसका रीवैल्यूएशन रिजर्व खड़ा होगा अभी भी। अब क्या हुआ, अब लॉस आ गया तो क्या करोगे, सेट ऑफ कर दोगे रीवैल्यूएशन रिजर्व से, और जो बैलेंस अगर कुछ बच गया तो वो कहाँ ले जाओगे, पी एंड एल अकाउंट में ले जाओगे। ये वाला जो लॉस आया ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा पी एंड एल अकाउंट के अंदर, क्योंकि ये अर्लियर लॉस था, ये मान लो अर्लियर वाला है। जो ये लॉस आया है अब सेकेंड टाइम क्या है, सब्सिक्वेंट में क्या आया, ये है सब्सिक्वेंट। सब्सिक्वेंट में गेन आ गया, पहले लॉस था अब गेन आ गया तो ये पी एंड एल में गया होगा तो इसको भी कहाँ लेके जाओगे, पी एंड एल, बट टू द एक्सटेंट अर्लियर लॉस। और बैलेंस कहाँ लेके जाओगे, रीवैल्यूएशन रिजर्व में क्या लेके जाओगे, बैलेंस। अब फिर से लॉस आ गया, पहले भी लॉस था तो कहाँ लेके जाओगे, पी एंड एल अकाउंट में ले। भाई जब आपने सबसे पहले करा था तो गेन आया था तो आप पी एंड एल में ले गए थे, फिर उसके बाद लॉस आया, सॉरी गेन आया तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में ले गए थे, जब लॉस आया तो कहाँ ले गए थे, पी एंड एल अकाउंट में ले गए थे। सब्सिक्वेंट उसके आने वाले सालों में जब आपने करा तो अर्लियर या तो गेन्स आए होंगे, अगर अर्लियर गेन्स आए थे तो आप कहाँ लेके जा रहे थे, रिवैल्यूएशन रिजर्व के अंदर लेके जा रहे थे तो वो रिवैल्यूएशन रिजर्व का बैलेंस पड़ा होगा। अगर नहीं पड़ा तो फिर उसके बाद में अभी भी बात करेंगे। अब गेन आए थे तो रिवैल्यूएशन रिजर्व पड़ा होगा, फिर से गेन आ गया तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में, अरे ये वाला गेन का बैलेंस नहीं पड़ा था रिवैल्यूएशन रिजर्व में और अब फिर से गेन आ गया तो तब भी कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व के अंदर जाएगा। पहले करा था तो रिवैल्यूएशन गेन्स आए थे तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में पड़ा था, अब लॉस आ गया, अगर अब लॉस आ गया पहले गेन पड़ा था तो पहले गेन को खत्म करो, रिवैल्यूएशन रिजर्व से सेट ऑफ करो और बैलेंस कहाँ लेके जाओ, पी एंड एल अकाउंट में। अगर कोई रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं पड़ा तो सारा का सारा कहाँ चला जाएगा, पी एंड एल अकाउंट में। पहले लॉस हुआ था तो कहाँ गया होगा, पी एंड एल अकाउंट के अंदर गया होगा, कोई रिवैल्यूएशन रिजर्व आ ही नहीं रहा होगा। अब गेन आ गया तो पहले पी एंड एल में था अब गेन आया तो पहले पी एंड एल को जितना आपने डेबिट करा था उतना क्रेडिट करो टू द एक्सटेंट, जो बैलेंस बच जाए उसको रिवैल्यूएशन रिजर्व में लेके जाओ। पहले लॉस आया था पी एंड एल में गया होगा, अब फिर से लॉस आ गया तो कहाँ ले जाओगे, पी एंड एल के अंदर ले जाओगे, सिंपल। ठीक अच्छा, फिर बातें कर लेते हैं कुछ डेप्रिसिएशन की। तो डेप्रिसिएशन शुरू कब होता है, जब एसेट रेडी टू यूज हो जाती है। डेप्रिसिएशन मेथड जो है रिफ्लेक्ट करेगा पैटर्न ऑफ कंजम्पशन को, कि आप किस तरीके से एसेट को कंज्यूम कर रहे हो। अगर कोई चेंज इन मेथड है तो वो क्या है, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है एज पर AS5, इसके ऊपर सवाल पूछा जा सकता है। अगर देखो डेप्रिसिएशन एक्चुअली क्या है, एक अकाउंटिंग एस्टिमेट है, आप एस्टिमेट कर रहे हो ना कि आपकी एसेट ईयर बाय ईयर आपको कितना बेनिफिट दे रही है, यानी कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एसेट जो आप कंज्यूम कर रहे हो टू गेट द बेनिफिट फ्रॉम एसेट, वो आप एक एस्टिमेट कर रहे हो और उस एस्टिमेट को आप कैसे दिखा रहे हो, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। तो अगर आप उस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन में चेंज करते हो तो वो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट की कैटेगरी के अंदर आता है। फिर मेथड कौन कौन से हो सकते हैं, SLM, WDV, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन कैन बी यूज्ड। अच्छा, हमने मेजरमेंट में डीकमीशनिंग की बात पढ़ी थी, तो अगर उसके अंदर डीकमीशनिंग के अंदर बदलाव आ जाए तो क्या होगा, तो या तो आपने एसेट को कॉस्ट मॉडल पे रखा होगा या फिर आपने एसेट को रिवैल्यूएशन मॉडल पे रखा होगा। अगर आपने कॉस्ट मॉडल पे रखा है तो कोई भी इंक्रीज इन लायबिलिटी हुआ, अगर कोई भी इंक्रीज इन लायबिलिटी हुआ तो आपने क्या करा, लायबिलिटी बढ़ा दी और कहाँ डाल दी, बैलेंस एसेट में। लेकिन इस केस में आपको इंपेयरमेंट चेक करनी पड़ेगी। अगर कोई डिक्रीज इन लायबिलिटी हुआ तो लायबिलिटी घटा दी और बैलेंस कहाँ से सेटअप कर दिया, एसेट से। लेकिन अगर एसेट पूरी की पूरी खत्म होगी, बैलेंस जीरो हो गया, तो डिफरेंस कहाँ लेके जाओगे, पी एंड एल अकाउंट के अंदर। रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर रिवैल्यूएशन मॉडल पे अगर आपने रख रखा है और रिवैल्यूएशन रिजर्व एग्जिस्ट करता है
और आपकी लायबिलिटी बढ़ गई तो लायबिलिटी बढ़ा दोगे और कहाँ ले जाओगे, रीवैल्यूएशन रिजर्व से सेट ऑफ कर दोगे और कोई डिफरेंस होगा तो P&L के अंदर डाल दोगे। रीवैल्यूएशन रिजर्व एग्जिस्ट करता है और लायबिलिटी घट गई तो लायबिलिटी डेबिट कर दोगे और रीवैल्यूएशन रिजर्व के अंदर क्रेडिट कर दोगे। यहाँ पे कुछ बैलेंस बचेगा ही नहीं, जो कुछ भी होगा वो रीवैल्यूएशन रिजर्व के अंदर चला जाएगा। आपने रीवैल्यूएशन पे रखा है लेकिन कोई रिजर्व एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि एसेट को रीवैल्यूएशन लॉसेस हुए हैं जो सारे के सारे कहाँ गए होंगे, P&L अकाउंट के अंदर गए होंगे। अब लायबिलिटी और बढ़ गई तो वो भी कहाँ जाएगा, P&L अकाउंट के अंदर। अब लायबिलिटी घट गई तो आप P&L में लेके जाओगे अमाउंट ऑफ कितना, रीवैल्यूएशन लॉस चार्ज टू P&L। तो यानी कि अगर आपको पुराने रीवैल्यूएशन रिजर्व नहीं है तो लॉसेस हुए होंगे, वो लॉसेस कहाँ गए होंगे, P&L अकाउंट में गए होंगे। अब लायबिलिटी घट गई, डिक्रीज इन लायबिलिटी, तो P&L में क्रेडिट करोगे उतना अमाउंट जितना आप चार्ज कर चुके हो एज अ रीवैल्यूएशन लॉस, और बैलेंस कहां लेके जाओगे, रीवैल्यूएशन रिजर्व के अंदर लेके जाओगे। ठीक, अगर आप एसेट रिटायर करते हो तो आप उसकी कैरिंग वैल्यू को बदल दोगे, किससे, कैरिंग वैल्यू और एनआरवी विच एवर इज लोअर से, और कोई भी इसमें डिफरेंस आएगा वो कहाँ लेके जाओगे, P&L अकाउंट के अंदर लेके जाओगे। एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट देयर आर सम डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, जैसे आपको लाइफ का डिस्क्लोजर देना है कि भाई आपने लाइफ क्या ली है, और अगर वो लाइफ शेड्यूल 2 से अलग है तो आपको उसका रीजन और फैक्ट बताना है, और साथ में टेक्निकल एस्टिमेट भी लगाना है, कि टेक्निकल रिपोर्ट लगानी है कि वो लाइफ आपने अलग किस बेसिस पे ली है। आपको रिकंसिलेशन देना होता है ग्रॉस ब्लॉक और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग टू क्लोजिंग। अगर आपने रिवैल्यूएशन करा है तो रिवैल्यूएशन की पीरियड क्या है, बेसिस क्या है, किस बेसिस पे आपने उसकी फेयर वैल्यू निकाला है, ये सब डिस्क्लोजर भी आपको करके चलने होते हैं। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। अब बढ़ेंगे आगे क्वेश्चंस की तरफ, तो जिन बच्चों को सिर्फ कॉन्सेप्ट तक देखना था वो यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं, इसके आगे हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, एमटीपी आरटीपीस की। ठीक, तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। चलिए जी, शुरू करते हैं क्वेश्चंस। तो कैटेगरी वाइज चलेंगे, जैसे जैसे मैंने जो जो टाइप के इनसे क्वेश्चन पूछा है मैंने क्वेश्चन बैंक में उनको कैटेगराइज कर रखा है, तो हम कैटेगरी वाइज करेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन का टाइप छूटे ना, और हम कम क्वेश्चंस करके पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 थ्रू क्वेश्चंस रिवाइज कर सके। तो चलो शुरू करते हैं। एक चीज जो बड़ी सिंपल सी वो पूछते हैं कि भाई डेप्रिसिएशन वगैरह निकालने का फंडा। तो जैसे एंटिटी ए परचेज करती है एक एसेट ऑन 1st of January for 1 lakh and the asset has an estimated useful life of 10 year and an RV of nil. On 1st of January 2005, the director review the estimated life and decide that asset will probably be useful for a further 4 year. उन्होंने यूजफुल लाइफ चेंज कर दी। बताओ ये यूजफुल लाइफ जो चेंज कर दी, क्या ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है या चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है? तो ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है, क्योंकि आपने एस्टिमेट करा होगा कि उसकी कितनी लाइफ रहेगी। ठीक, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर ईच ईयर ऑफ द कंपनी चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन एसएलएम बेसिस। तो देखो भाई 1 लाख रुपए की 1 जनवरी को एसेट थी जो आपने 4 सालों के बाद रिव्यू करा कि प्रोबेबली भी यूजफुल फॉर फर्दर 4 ईयर ऑन 1 जनवरी 2005। तो 1 से 5 हो गए 4 साल। डेप्रिसिएशन आपने तब लिया था 10 साल की लाइफ के हिसाब से, तो 10,000 का डेप्रिसिएशन होगा। 4 सालों के हिसाब से आपने 40,000 का डेप्रिसिएशन लगा दिया, तो आपके पास वैल्यू कितनी बची होगी, 60,000 की। फर्दर लाइफ कितनी थी, 4 इयर्स की थी, तो 60,000 डिवाइड बाय 4 आपकी क्या कहते हैं डेप्रिसिएशन आगे का कितना आ गया, 15,000। A property consisting of 10 lakh is bought in 2001. It estimated total physical life of 50 year. However, company considered it likely that it will sell the property after 20 year. The estimated RV in 20 year base time is 10 लाख and 9 लाख. Calculate the amount of depreciation. सबसे पहले तो देखो ये 50 इयर्स क्या है, ये होती है इकोनॉमिक लाइफ, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक लाइफ। 20 ईयर क्या है, ये है यूजफुल लाइफ, जितना आप यूज करोगे। तो आप तो यूजफुल लाइफ से डिवाइड करोगे, तो 10 लाख आपको रिकवर कितना हो जाएगा, 10 लाख। तो आपके लिए कॉस्ट क्या लगी, 0, तो डेप्रिसिएशन क्या आएगा, 0। आपने खर्चा करा 10 लाख का, रिकवर कर जाओगे 9 लाख, तो आपका खर्चा कितने का हुआ, एक्चुअली में 1 लाख का। ये 1 लाख का खर्चा आपको 20 सालों में यूज करके रिकवर करना है, तो हर साल का खर्चा कितना, 5,000। In year 2016-17, entity has acquired a new freehold building with a useful life of 50 years for 90 lakh. The entity desired to calculate the depreciation charge per annum using SLM basis. It has identified the following component with no RV of lift fixture at the end of their useful life as follows. तो उन्होंने कंपोनेंट आइडेंटिफाई करे हैं। तो मैंने आपको बताया था डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं जब आप एसेट को रिकॉग्नाइज करते हो,
तो आपको कंपोनेंट आइडेंटिफाई करने होते हैं। कंपोनेंट क्या होता है? कंपोनेंट का मतलब है कि ऐसा कोई एसेट जो, जब आपने कोई एसेट खरीदा तो उसके अंदर एक ऐसा कंपोनेंट है जिसकी कॉस्ट भी मटेरियल है और जिसकी लाइफ सिग्निफिकेंटली डिफर करती है टू द ओवरऑल कॉस्ट, ओवरऑल लाइफ ऑफ एसेट, तो वो एक उसका कंपोनेंट बन जाता है। जैसे जब आपने गाड़ी खरीदी तो गाड़ी का इंजन अगर उस उसकी लाइफ कम है और इंजन की कॉस्ट ऑब्वियसली ओवरऑल गाड़ी की कॉस्ट से सिग्निफिकेंट ही होगी, तो वो इंजन एक अलग कंपोनेंट है। अगर उसकी लाइफ कम है तो आपको उसको अलग डेप्रिशिएट करना होगा। लेकिन जब आप लैपटॉप खरीदते हो तो उसके साथ आपको चार्जर भी मिलता है, कीबोर्ड भी लगा लगाया मिलता है, तो उसको आप अलग नहीं करते। क्यों? क्योंकि ना तो लैपटॉप की कॉस्ट उस लैपटॉप की ओवरऑल कॉस्ट के सिग्निफिकेंटली है, ना उसकी लाइफ का कोई फर्क है, तो इसलिए आप कंपोनेंट अकाउंटिंग वहां पे नहीं लगेगा। तो कंपोनेंट अकाउंटिंग ऑप्शनली मैंडेटरी है, ठीक। इसे बोलते हैं ऑप्शनली मैंडेटरी है कि भाई आप, ऐसा भी नहीं है कि छोड़, आपके ऊपर है कि आप लगाओ या ना लगाओ, बट ऐसा भी नहीं है कि कोई कंडीशन नहीं है, राइट। तो यहाँ पर उन्होंने कंपोनेंट आइडेंटिफाई करे हैं, जैसे लैंड, लैंड की यूजफुल लाइफ है इनफाइनाइट, तो लैंड में तो वैसे ही डेप्रिसिएशन नहीं लगता, तो काम ही खत्म हो गया। फिर उसके बाद रूफ, रूफ की लाइफ कितनी है? 25 ईयर, तो 10 लाख की कॉस्ट है, 10 लाख डिवाइडेड बाय 25। लिफ्ट, लिफ्ट है 5 लाख रुपए की जिसकी लाइफ है 20 ईयर्स। फिर उसके बाद फिक्चर्स है 5 लाख रुपए की जिसकी लाइफ है 10 ईयर्स। बाकी की बिल्डिंग है 50 लाख की जिसकी लाइफ है 50 ईयर्स। तो इन सबको इनकी लाइफ में डिवाइड करके आप क्या निकालोगे? डेप्रिसिएशन। अगर आप ध्यान से समझो, रट्टे ना मारो, सिर्फ एग्जामिनेशन पास करने के लिए आप प्रैक्टिकली सोचो, तो आप कर क्या रहे हो? आप जब एक एसेट खरीदते हो तो आप उसका ऑपरेशन, आप उसको जूम इन करके देख रहे हो कि मेरे को इसमें क्या क्या मिला है। अगर इसके अंदर कोई ऐसी सिग्निफिकेंट अमाउंट वाइज चीज है जिसको मैं, आपने एस्टिमेट लगाया कि आप एसेट का 10 साल यूज करोगे, लेकिन ये जो सिग्निफिकेंट कॉस्ट है चीज, जो आपने आइटम ली है, वो सिर्फ 5 साल ही चलेगी, तो वो आप कहते हो कि इसकी लाइफ 5 साल है ताकि इसकी कॉस्ट मेरे पीएनएल में सही जा सके और मेरा प्रॉफिट सही निकल कर आ सके। दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपोनेंट अकाउंटिंग, राइट। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। फिर उसके बाद बाकी ये सब तो सिंपल से क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं। ए लिमिटेड हैज द फॉलोइंग एसेट, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 फॉर ईच एसेट एज पर एएस 10। मशीनरी परचेज करी फॉर 10 लाख रुपीस ऑन 1 अप्रैल 2015। आरवी कितनी है आफ्टर रेजुलर वैल्यू आफ्टर यूजफुल लाइफ ऑफ 5 ईयर बेस्ड ऑन 2015? 10 लाख ही है, तो 10 लाख की एसेट खरीदी, 10 लाख ही रिकवर कर जाओगे, तो कॉस्ट कितने की है? जीरो। डेप्रिसिएशन कितने का होगा? जीरो। लैंड खरीदा 50 लाख रुपए का, लैंड की लाइफ क्या होती है? इनफाइनाइट होती है, तो डेप्रिसिएशन क्या आएगा? जीरो। मशीनरी कंस्ट्रक्ट कराई 5 लाख रुपए की फॉर इट्स ओन यूज, यूजफुल लाइफ है 10 ईयर। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया था अप्रैल 19 में, बट द कंपनी डजंट बिगिन द यूजिंग द मशीन अंटिल मार्च 20, तो क्या डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा? द आंसर इज नो, डेप्रिसिएशन लगेगा। डेप्रिसिएशन रेडी फॉर यूज पे लगता है, तो कंपनी के हिसाब से तो जैसी उसको एसेट चाहिए थी वो अप्रैल में रेडी हो चुकी थी, तो डेप्रिसिएशन तो वो पूरे अप्रैल से लेके मार्च तक का लगाएंगे ही लगाएंगे। अगर वो इन बिटवीन रेडी होती, अक्टूबर में रेडी होती, तो अक्टूबर से लगता है डेप्रिसिएशन। मशीनरी परचेज ऑन 1 अप्रैल 2017 फॉर 50,000 विद यूजफुल लाइफ ऑफ 5 ईयर, आरवी इज नील। ऑन अप्रैल 2019 मैनेजमेंट डिसाइड टू यूज द एसेट फॉर फर्दर 2 ईयर ओनली। तो 2017 में 50,000 थी, 10,000 का डेप्रिसिएशन, 2 सालों बाद कितना डेप्रिसिएशन लग गया होगा? 20,000 का, तो 30,000 रुपीज की वैल्यू होगी। अब कह रहे हैं सिर्फ 2 साल ही चलाएंगे, तो 15,000 का डेप्रिसिएशन लगाओ और काम खत्म करो। ये तो सेम क्वेश्चन हो गया। अब ये भी सेम क्वेश्चन। आ जाओ, इनिशियल रिकॉग्निशन। ओमेगा लिमिटेड contracted with a supplier to purchase machinery which is to be installed in one department in 3 month time। 3 महीने के अंदर आपको इंस्टॉल करनी है। स्पेशल फाउंडेशन वर रिक्वायर्ड फॉर द मशीनरी विच वर टू बी प्रिपेयर्ड विद इन दिस सप्लाई लीड टाइम। वो कहता है इस 3 महीने में हमें एक स्पेशल फाउंडेशन भी प्रिपेयर करके चलना है। द कॉस्ट ऑफ द साइट प्रिपरेशन एंड लेइंग फाउंडेशन वर 1,40,000। These activity was supervised by a technician during the entire period who is employed for this purpose for 45,000 पर मंथ। अच्छा, आपने टेक्नीशियन भी रखा है जो 45,000 रुपये पर मंथ लेगा ये 3 महीने के लिए साइट प्रिपरेशन पे। द मशीन वाज परचेज फॉर 1,58,00,000 एंड 50,000 ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी इनकर करे हैं टू ब्रिंग द मशीन टू द फैक्ट्री साइट। आर्किटेक्ट को अपॉइंट करा जो 30,000 रुपये लेगा सुपरवाइज करने की इंस्टॉलेशन को। आपको बताना है कि मशीन कॉस्ट कितनी होगी, तो मशीनरी की कॉस्ट क्या होगी?
जब तक मशीनरी आपके हिसाब से रेडी नहीं हो गई तब तक होने वाली कॉस्ट ऐड होती रहेगी। तो पहले तो परचेज प्राइस ऐड हो जाएगा 1,58,00,000 का, फिर आप मशीनरी को रेडी करके सप्लायर के वहां पर ही छोड़ाओगे कि भाई तू चला ले हमारा काम बन जाएगा, नहीं, आपको उसको अपनी फैक्ट्री साइड तक लाना पड़ेगा ना उसको यूज करने के लिए। तो वो जो 50,000 आपने खर्च करे ट्रांसपोर्टेशन के, वो भी आप ऐड कर दोगे। फिर मशीनरी के लिए आपको वो ये भी बनवाना पड़ेगा ना फाउंडेशन, स्पेशल फाउंडेशन भी बनाना पड़ेगा 3 महीने के अंदर। तो वो फाउंडेशन बनाने का जो खर्चा है वो भी मशीनरी की कॉस्ट के अंदर ऐड हो जाएगा। वो फाउंडेशन बनाने के लिए आपने सुपरवाइजर को हायर करा जो इंस्टॉलेशन देखेगा, तो वो खर्चा भी ऐड हो जाएगा। आपने एक एम्प्लॉय को हायर करा 45,000 रुपए के लिए जो सुपरवाइज करेगा टेक्नीशियन वगैरह को, तो उसका खर्चा भी ऐड हो जाएगा। लेकिन कितना? 3 महीने के लिए। सिमिलरली जो 30,000 अगर ये पर मंथ होता सुपरवाइजर का, तो ये भी 3 महीने के लिए ही ऐड होता। तो वो 45,000 पे ये 1,35,000 ये भी ऐड हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन भी ऐड हो जाएगा और साइट प्रिपरेशन कॉस्ट भी ऐड हो जाएगी और आर्किटेक्ट भी ऐड हो जाएगा। अच्छा, अगर फैक्ट्री साइट तक आने के बाद आप इसको दूसरी साइट पे ले गए, वहां पे 20,000 का खर्चा करा, उस खर्चे का क्या करोगे? तो ये साइट 1 टू साइट 2 का खर्चा आपकी टेंशन से रिलेटेड नहीं है। क्यों? हमारा हमारा मन था, हम चाहते थे कि वो साइट 2 तक पहुंचे, तो फिर सप्लायर से साइट 2 पे लानी चाहिए। तो बोलते हैं रिलोकेशन की कॉस्ट। ये ट्रांसपोर्टेशन थोड़ी ना, आपने अपनी एक एसेट को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके गए, आपकी इंटेंशन थी, बट इससे कोई फायदा नहीं हुआ, इससे आपको कोई इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं आने वाला इस खर्चे से। आप कब रिकॉग्नाइज करते हो एसेट को? आप तब रिकॉग्नाइज करते हो एसेट को जब वो आपको भविष्य का बेनिफिट देती है। ये भी तो कंडीशन है ना, खाली इंटेंशन की कंडीशन थोड़ी ना है। आप एक साइड पे अपनी एसेट को रख चुके हो, वो आपको अच्छा बेनिफिट दे रही है, अब आप कह रहे हो इसको यहाँ नहीं दूसरी साइड पे ले जाओ, तो वो आपको कोई बेनिफिट का चेंज थोड़ा ना करके दे देने लग जाएगी। वो जितने प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती थी उतने ही प्रोड्यूस करेगी। तो इसका मतलब वो रिलोकेशन की कॉस्ट को आप ऐड नहीं करोगे। तो ये जो 20,000 अगर आप खर्चा करते फ्रॉम साइट 1 टू साइट 2, वो ऐड नहीं होता। Question number 9. Cost of the plant. Preet Limited is installing a new plant at its production facility. It has incurred these costs. Cost of the plant, cost per supplier invoices plus taxes is 50 lakh. Initial delivery and handling cost 4 lakh. Cost of site preparation 12 lakh. Consultant used to advise on the acquisition of plant 14 lakh. Interest charges paid to supplier of plant for deferred credit 4 लाख। आपने ब्याज दिया है, सप्लायर को कहा भाई बाद में ले लियो पैसे, तो उसने ब्याज ठोक दिया 4 लाख रुपए का। एस्टिमेटेड डिसमेंटलिंग कॉस्ट जो है वो 6 लाख रुपए की है। अब इसमें वैसे तो प्रेजेंट वैल्यू लेनी होती है, बट अगर उन्होंने आपको नहीं दी तो आप मान के चलना यही प्रेजेंट वैल्यू है। ऑपरेटिंग लॉसेस बिफोर कमर्शियल प्रोडक्शन 8 लाख रुपए। क्या आपको घाटा हो गया बिजनेस में तो वो एसेट की कॉस्ट में ऐड कर दोगे? द आंसर इज नो। तो ये 8 लाख ऐड नहीं होंगे। क्या क्या ऐड होंगे? 50 लाख ऐड हो जाएंगे, 4 लाख ऐड हो जाएंगे डिलीवरी और हैंडलिंग, बिल्कुल। कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन ऐड हो जाएगा। कंसल्टेंट यूज फॉर एडवाइस ऑन द एक्विजिशन ऑफ प्लांट ये भी ऐड हो जाएगा। जो इंटरेस्ट चार्जेस है, अगर ये क्वालिफाइंग होती तो ऐड हो जाता, क्योंकि ये प्लांट है, और नॉन क्वालिफाइंग है तो ऐड नहीं होगा। डिसमेंटलिंग कॉस्ट तो आपको पता ही ऐड होगी ही होगी। ठीक, उसके बाद अच्छा एक क्वेश्चन और भी इंस्टीट्यूट पूछता है, वो इसी के अंदर होगा, वो तब देख लेंगे। चलो आ जाओ जी। सृष्टि लिमिटेड कॉन्ट्रैक्टेड विद अ सप्लायर टू परचेज मशीनरी विच इज टू बी इंस्टॉल्ड इन डिपार्टमेंट ए इन 3 month टाइम। Special foundation were required for the machinery which were to be prepared within this supply lead time. The cost of site preparation and laying foundation was 1,41,870. These activities were supervised by a technician during the entire period, जो employed for this purpose for 45,000 per month. लेकिन जो technician services were given by department B to department A, which billed the service at 49,500 per month after adding 10% margin. तो वही है कि इंटरनल प्रॉफिट है 4,500 का। द मशीनरी जो आपने परचेज करी थी 1,58,34,000 की, इस पे आईजीएसटी है 12% का, क्रेडिट आपको मिल जाएगा। 55,770 का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है टू ब्रिंग द मशीन। आर्किटेक्ट को अपॉइंट करा, 30,000 उसने लिए हैं। तो परचेज प्राइस के अंदर जीएसटी हटा के वो ऐड कर दोगे। जीएसटी किस तरीके से हटाओगे? इस तरीके से 1,58,000 में 12% इंक्लूडेड है, तो 1.12 इंटू 1। फिर उसके बाद 55,770 भी ऐड कर दोगे, 30,000 भी आप ऐड कर दोगे। अगर वो क्रेटा क्रेडिट अवेलेबल नहीं है तो आप पूरी की पूरी 1,58,00,000 रुपए की कॉस्ट ही ले जाते। जो एम्प्लॉय की कॉस्ट है, अभी जो हमने क्वेश्चन देखा था उसके अंदर ना ये वाली लाइन नहीं थी टेक्निकल सर्विस वाली कि डिपार्टमेंट बी और ए को दे रहा है और प्रॉफिट मार्जिन चार्ज कर रहा है। ये प्रॉफिट मार्जिन क्या है? ये है इंटरनल प्रॉफिट, ये है इंटरनल प्रॉफिट, ये ऐड थोड़ा ना कर दोगे।
तो आप 49,500 को ऐड नहीं करोगे, आप किसको ऐड करोगे, 45,000 को आप ऐड करके चलोगे। ठीक, चलो जी। अ, 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 बस बाकी को तो कोई दिक्कत नहीं है। Entity B, construct a machine for its own use. Okay, करा होगा। Construction is completed on 1st of November, but the company does not begin use the machine until March. तो कमेंट भाई, रेडी फॉर यूज कब हो गई थी, नवंबर में हो गई थी, तो डेप्रिसिएशन नवंबर तक लगेगा। आपने एक्चुअल में पुट टू यूज कब करी उससे हमें लेना देना नहीं है, हम तो रेडी फॉर यूज चलेंगे। चलो जी, एंटिटी ए के पास एक एग्जिस्टिंग फ्री होल्ड फैक्ट्री प्रॉपर्टी है विच इट इंटेंड टू नॉक डाउन एंड रीडेवलप। वो कह रहे हैं कि जो हमारी अभी फैक्ट्री प्रॉपर्टी है हम उसे तोड़ ताड़ देंगे और उसको दोबारा से रीडेवलप करेंगे, ठीक है। ड्यूरिंग द रीडेवलपमेंट पीरियड द कंपनी विल मूव इट्स प्रोडक्शन फैसिलिटी टू अनदर टेम्परेरी साइट। द फॉलोइंग इंक्रीमेंटल कॉस्ट जो है इनकर्ड होगी। सेटअप कॉस्ट 5 लाख टू इंस्टॉल द मशीनरी। ये न्यू मशीनरी नहीं है, जो पुरानी मशीनरी लगी हुई थी उसको न्यू लोकेशन पे इंस्टॉल करने के 5 लाख रुपए हैं। तो उससे नई मशीनरी क्या ज्यादा आउटपुट देने लग जाएगी, नहीं। देर इज नो FEB, तो हेंस नॉट कैपिटलाइज। रेंट देना पड़ेगा तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, तो नॉट कैपिटलाइज। रिमूवल कॉस्ट 3 लाख रुपए रिमूवल के लगेंगे या ट्रांसपोर्टेशन के लगेंगे, तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, तो कोई भी कॉस्ट ऐड नहीं होगी। So constructing or acquiring a new asset may result in an incremental cost that would have been avoided if the asset has not been constructed or acquired. These costs are not to be included in the cost of asset as if they were not directly attributable to bringing the asset to the location condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management। इस पूरी लाइन को आप बोल देते हो रेडी फॉर यूज, बट ये लिखनी जरूरी है एग्जाम में, इसलिए मैंने नोट्स में सिर्फ ये लिखी हुई है। चलो जी, एंटिटी ए विच ऑपरेट अ मेजर चेन ऑफ सुपरमार्केट हैज एक्वायर्ड अ न्यू स्टोर लोकेशन। द न्यू लोकेशन रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट रिनोवेशन एक्सपेंडिचर। द मैनेजमेंट एक्सपेक्ट दैट रिनोवेशन विल लास्ट फॉर 3 months during which the supermarket will be closed। ठीक है। Management has prepared the budget for this period including expenditure related to construction and remodeling costs, salary of staff who will be preparing the store before its opening and related utility costs। What would be the treatment of such costs? तो बताओ जी, हमने क्या करा, मेरा स्टोर है बीबा का, मैंने तोड़ के नया बना दिया, नए स्टोर पे एक्स्ट्रा लाइटनिंग लगवाई है, जो काउंटर्स हैं उसको बाइफरकेट करा है ताकि कस्टमर्स को अच्छा लगे, नई डिजाइनिंग्स कराई है बिल्डिंग के अंदर, दीवारों पे वॉलपेपर्स लगवाए हैं ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो, बहुत बड़ा बैनर लगवाया है बीबा का ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो। तो ये जितनी भी रीमॉडलिंग कॉस्ट है दैट विल ब्रिंग सम बेनिफिट इन फ्यूचर टू यू, तो दैट्स व्हाई दीज कॉस्ट्स आर एडेड। बट वहां पे जो एम्प्लॉय काम कर रहा है, वहां का जो बिजली का बिल आएगा वो थोड़ा ना मैं रीमॉडलिंग के अंदर डाल दूंगा, वो कहाँ चला जाएगा, वो ऑपरेशन नेचर की कॉस्ट है, तो उसको आप कहाँ लेके जाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर लेके जाओगे। तो मैनेजमेंट शुड कैपिटलाइज द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड रीमॉडलिंग द सुपरमार्केट बिकॉज दे आर नेसेसरी टू ब्रिंग द स्टोर टू द कंडीशन necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management। The supermarket cannot be opened without incurring the remodeling expenditure and thus expenditure should be considered part of the asset। लेकिन जो कॉस्ट ऑफ सैलरी, यूटिलिटी और स्टोरेज है और ऑपरेटिंग नेचर का खर्चा है उसको थोड़ा ना डाल दोगे। The amusement park has stopped opening to the public to trial run its attraction। Tickets are sold at 50% discount during this period and the operating capacity is 80%। ठीक है। The official opening day of amusement park is 3 months later। Management claimed that soft opening is a trial run necessary for the amusement park to be in the condition capable of operating in the intended manner। Accordingly, net operating cost incurred should be capitalized। तो वो कह रहे हैं कि भाई देखो 3 महीने बाद हमें खोलना है, हम अभी खोल के देख रहे हैं कि लोग आएंगे भी या नहीं आएंगे, तो ये जो ऑपरेशन का लॉस हुआ है ये हमें कॉस्ट में ऐड कर देना चाहिए, क्योंकि हम तो ये देखना चाह रहे हैं कि हमारी इंटेंशन के हिसाब से वो चल रहा है नहीं, क्योंकि हमारी इंटेंशन थी लोगों का आना, तो ऐसे नहीं होता है साहब। जब आपने वो अम्यूजमेंट पार्क खोला कि लोग आएंगे या नहीं आएंगे, वो एक मार्केटिंग एक्टिविटी कि आपका बिजनेस जनरेट होगा या नहीं होगा, उसमें झूला क्या कर लेगा, झूले की थोड़ा ना गलती है, ठीक। वो आपकी गलती है कि आपने जब लगाया था तो लोकेशन देखी थी या नहीं देखी थी, वहां किस तरीके के एज ब्रैकेट के लोग रहते हैं वो देखा था या नहीं देखा था, और अदर फैक्टर्स आपने कंसिडर करे थे या नहीं करे थे, तो वो आपकी दिक्कत है। उसमें झूले की दिक्कत नहीं है, उसमें झूले की कॉस्ट नहीं बढ़ जाएगी, ठीक। अच्छा, लेकिन अगर यहाँ पे ये लिखा होता
कि जब हमने झूला रेडी करा तो फॉर द सेक ऑफ सेफ्टी हमने एक्सपर्ट्स को बुलाया और उनसे चेक करवाया कि ये झूला सेफ्टी के लायक है या नहीं है। अगर सेफ्टी के लायक नहीं है तो इसमें नेसेसरी चेंजेस करेंगे। तो उन सुपरवाइजर ने, उन टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने 1.5 लाख रुपए का खर्चा ले लिया। तो क्या वो ऐड होगा? तो यस, क्योंकि वो झूले को रेडी करना एज पर सेफ्टी स्टैंडर्ड वो हमारी इंटेंशन थी। हम लोगों को मार थोड़ा ना दोगे झूले में बिठा के, तो वो आपकी इंटेंशन थी, तो उस पे होने वाला खर्चा वो ऐड होगा, बट ऑपरेशन का लॉस ऐड नहीं होगा। बाकी ये बात आप याद ही रख लो कि ऑपरेशन के लॉसेस, ऑपरेशन कॉस्ट वो कभी भी ऐड नहीं होती। अच्छा, अगर ये झूला ना होता, ये प्लांट होता, प्लांट लगाया और हमने चेक करने के लिए कि प्लांट क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं कर रहा। भाई मेरे प्लांट जो मैंने मशीनरी लगाई, उसको लगाने की इंटेंशन क्या थी कि वो क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे, ये तो ना कचरा प्रोड्यूस करके दे दे। तो मैंने ये चेक करने के लिए उसको ट्रायल रन पे डाला कि ये देखते हैं कि क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं कर रहा। और उसने 4, 6, 8, 10 प्रोड्यूस, मैंने प्रोडक्ट जो है रॉ मटेरियल डाल के प्रोड्यूस करे और उनको क्वालिटी स्टैंडर्ड के हिसाब से चेक करा, तो वो मीट कर रहे थे। तो मैंने कहा प्लांट रेडी है, मैंने कॉन्ट्रैक्टर को साइन करके दे दिया, तुम्हारे पैसे डन हो गए, तुमने काम एकदम बढ़िया कर दिया। अब ये जो 10 प्रोडक्ट रेडी हुए वो मैंने एज ए सैंपल बेच दिए, जितने के भी मेरे को बिके कबाड़ के रेट पे। तो वो जो जो मेरे को पैसे मिले वो कहाँ लेके जाऊं? P&L में, अदर इनकम में लेके जाऊं, या कॉस्ट में से माइनस कर दूं? तो आंसर इस वो कॉस्ट में से माइनस होंगे। क्यों? कोई भी एक्टिविटी अगर कॉस्ट जनरेट कर रही है आपके लिए और वो एक्टिविटी जरूरी है उस एसेट को एज रेडी फॉर यूज करने के लिए, तो उसकी कॉस्ट ऐड करते हो। सिमिलरली अगर वो एक्टिविटी इनकम जनरेट कर रही है, वो इनकम को आप लेस कर दोगे। लेकिन अगर ये एक्टिविटी रिलेटेड ही ना होती, फॉर एग्जाम्पल इस झूले वाले पार्क को इनकम हो जाती, तो क्या आप लेस करवाते? तो कॉस्ट आप ऐड नहीं कराते तो इनकम लेस क्यों कराओगे? लेकिन स्टिल तो ये इनकम कहाँ जाती? P&L अकाउंट के अंदर जाती। ठीक। चलो जी, आओ जरा एक्सचेंज की बात कर ले। एंटिटी ए एक्सचेंजेस अ लैंड विद अ बुक वैल्यू ऑफ 10 लाख फॉर कैश ऑफ 20 लाख। व्हाट विल बी द मेजरमेंट कॉस्ट ऑफ द एसेट रिसीव्ड? अच्छा, पूरा तो पढ़ा नहीं। एंटिटी ए एक्सचेंज लैंड विद अ बुक वैल्यू ऑफ 10 लाख फॉर कैश ऑफ 20 लाख एंड प्लांट एंड मशीनरी एट 25 लाख। तो उसने बुक वैल्यू लैंड दी जिसकी बुक वैल्यू है 10 लाख रुपए की। गिवन अप एसेट क्या है? 10 लाख। कैश लिया 20 लाख का और प्लांट लिया 25 लाख का। आपको बताना है कि किससे मेजर करोगे, और कंसीडर दैट ट्रांजैक्शन एज कमर्शियल सब्सटेंस। तो ठीक है, तो सबसे पहले लैंड चली गई, कितने पे जाएगी भाई? एसेट गिवन अप तो आपकी बैलेंस शीट से हमेशा बुक वैल्यू पे ही हटेगा ना। बैलेंस शीट से हटाने के लिए तो बुक वैल्यू यूज करोगे। तो लैंड को हटा दिया 10 लाख रुपए से। आपने कैश लिया 20 लाख रुपए का, उसकी फेयर वैल्यू बराबर है बुक वैल्यू के। तो मैंने आपको एक्सचेंज में देखो क्या बताया था, मैंने आपको कहा था अगर कमर्शियल सब्सटेंस है तो सब फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन और रिसीव विच एवर इज मोर रिलायबल। और अगर रिलायबिलिटी की इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो सबसे पहले फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप, ये आपको गिवन ही नहीं है। फेयर वैल्यू ऑफ एसेट रिसीव्ड, ये आपको गिवन है, तो यही यूज करो। कहाँ गया फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन? फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन आपको क्या लैंड की बुक फेयर वैल्यू गिवन है? नहीं। आपको रिसीव की फेयर वैल्यू गिवन है। तो कैश की फेयर वैल्यू कितनी है? 20 लाख। और इसकी प्लांट की फेयर वैल्यू कितनी है? 25 लाख। तो कैश 20, प्लांट 25, और P&L में कितना? 35 लाख। ठीक। एंटिटी एक्सचेंज कार एक्स विद अ बुक वैल्यू ऑफ 13 लाख एंड अ फेयर वैल्यू ऑफ 13,25,000 फॉर कैश ऑफ 15,000, और कार वाई विच है फेयर वैल्यू ऑफ 13,10,000। ठीक था, ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस। तो लैक आ गया तो इसका मतलब क्या है? किस पे रिकॉर्ड करोगे? बुक वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप। तो आपके पास जो कार एक्स जा रही है उसकी बुक वैल्यू 13 लाख है, तो निकालोगे तो एसेट को 13 लाख रुपए की वैल्यू से, ऑलवेज 13 लाख। जो एसेट जा रही है उस पे तो सोचना ही नहीं है, वो तो आएगा ही बुक वैल्यू पे, उस पे फेयर वैल्यू मत लिख देना। बैलेंस शीट से हटाने के लिए तो बुक वैल्यू का ही इस्तेमाल होगा। तो जो एसेट जा रही है वो किस पे जाएगी? बुक वैल्यू पे जाएगी। जो एसेट आ रही है कार्रवाई और कैश, उसकी बात है। तो कैश की फेयर वैल्यू क्या है? 15,000। कार्रवाई कितने पे आना चाहिए? बुक वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप। तो 13 लाख माइनस 15,000, 12,85,000। राइट। तो दिस इज द ट्रीटमेंट। फिर बस, तो हमने कर लिया, ये सब हमने कर लिया।
ABC Limited is setting up a new refinery outside the city limit. In order to facilitate the construction of refinery and its operation, ABC Limited is required to incur expenditure on the construction and development of railway sliding. अच्छा, वो कह रहे हैं कि भाई उन्होंने कोई रिफाइनरी बनानी है सिटी के पास पास। अब उस कंस्ट्रक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए और अपने ऑपरेशन के लिए उनको खर्चा करना पड़ेगा रेलवे स्लाइडिंग और रोड्स बनाने का, ब्रिजेस बनाने का। दो एबीसी लिमिटेड इनकर द एक्सपेंडिचर on the construction and development, it will not have ownership right on these items, and these they are also available for use to other entity and public at large. Can ABC capitalize? तो वो क्या कहना चाह रहा है? वो कह रहा है कि भाई एबीसी लिमिटेड को कुछ रिफाइनरी बनानी है सिटी के लिमिट्स पे। अब वहां जाने के लिए रास्ता खराब है, तो रोड बनाना पड़ेगा क्या, ताकि ट्रक जा सके, बाकी सारे इक्विपमेंट जा सके, तभी तो यूज कर पाएंगे। वो कह रहे हैं हम रोड बना देते हैं। अब जो वो रोड बना रहे हैं वो अपनी बुक्स में अगर रोड दिखा दें भाई रोड हमारा है, तो गवर्नमेंट आ जाएगी कि भाई ये क्या मतलब है तुम्हारा, हमारा है, क्योंकि वो सब लोग यूज करेंगे, तो टाइटल आपका नहीं है, ओनरशिप आपका नहीं है, तो एसेट आपका नहीं हो सकता। तो कह रहे हैं इस खर्चे को क्या करें। तो सोचो, ये खर्चा करना जरूरी है ताकि रिफाइनरी बन सके। टू गेट रेडी द रिफाइनरी एज पर इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट, द रोड एक्सपेंडिचर नीड टू बी इनकर्ड। तो ये खर्चा एक्चुअली में रोड के लिए नहीं, रिफाइनरी के लिए हो रहा है। तो इस खर्चे को कहाँ डाल दोगे, रिफाइनरी के अंदर ही ऐड कर दो। ठीक, चलो जी। Subsequent recognition. Entity A is a large manufacturing group. It owns a number of industrial buildings such as factory, warehouse, office building in several capital cities. The industrial buildings are located in the industrial zone where the office buildings are in the central business district of the cities. Entity A management want to apply revaluation model as per AS10 to the subsequent measurement of the office building, but continue to apply historical cost to the industrial building. तो क्या वो कर सकते हैं? Yes, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लास वाइज लगता है। क्लास का मतलब क्या होता है? क्लास मैन मींस ग्रुप ऑफ सिमिलर एसेट जिनका यूज, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक सेम होते हैं। ठीक, Entity A supermarket chain, is renovating one of its major stores. The store will have a more available space for a store promotion outlet after the renovation, and it will include a restaurant. Management is preparing the budget for the year after the store reopen, which include the cost of remodeling and expectation of the 50% increase in sale resulting from the store renovation, which will attract new customer. State whether क्या remodeling cost capitalize होगी? Yes, क्योंकि आपको benefit मिलेगा। अभी अभी हमने डिस्कस करा था। अच्छा, entity A carried plant and machinery in the books of 2 lakh. These were destroyed in the fire. The assets were insured new for old and were replaced by the insurance company for a new machine that cost 20 lakh. The machinery were acquired by the insurance company and the company did not receive 20 lakh as cash compensation. तो बताओ जनरल एंट्री। ये मैंने अदर्स की कैटेगरी में रखा है बिकॉज दीज आर नॉट एग्जैक्ट रिलेटेड टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 बट जनरल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। तो देखो, अब जो आपको घाटा हुआ है 2 लाख रुपए का, या तो आप सोचोगे भाई इतना तो सबको पता है, 2 लाख का घाटा और 20 लाख रुपए का इंश्योरेंस क्लेम है, तो पीएनएल की आइटम है। एसेट टू पीएनएल करोगे और लॉस बाय फायर टू एसेट करोगे। ठीक, अब सवाल ये है कि 18 लाख से नेट गेन दिखा दें या 2 और 20 अलग अलग दिखाएं। तो आंसर इज 2 और 20 अलग अलग दिखाएं। क्यों 2 और 20 अलग अलग दिखाएं? ताकि जब यूजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ेगा तो उसे पता चल सके कि 2 लाख का घाटा हुआ था और 20 लाख का इंश्योरेंस मिला था, और वो डायरेक्टर्स को बोले थैंक यू आपने इंश्योरेंस करा रखा था, वरना हमें 20 लाख रुपए की मशीन खरीदनी पड़ जाती। ठीक, Question 37. ABC Limited has entered into a binding agreement with XYZ Limited to buy custom-made machine amounting to 4 lakh as on 31 March 2018. Before delivery of the machine, ABC Limited had to change its method of depreciation. The new method will not require the machine ordered and it will be scrapped after delivery. The expected scrap value is nil. Show the treatment of the machine. तो बताओ जी, जो लोग सोचते हैं कि बड़ी एसेट खरीदी तो कैपिटलाइज होगी या फलाना ढिमकाना, तो मुझे बताओ मशीन आ रही है, मशीन का कोई यूज नहीं है क्योंकि कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला आपको,
तो इसका क्या करें, स्क्रैप कर दोगे, P&L में डाल दोगे सारा का सारा खर्चा, क्योंकि भविष्य का कोई बेनिफिट नहीं है। तो जो कॉस्ट आज इनकर करी है उसका अगर कोई भविष्य में बेनिफिट नहीं है तो वो आज का ही खर्चा है। तो 4 लाख रुपए को आप कहाँ डाल दोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डाल दोगे। ठीक, बाकी सब तो सेम है। आओ जी, रिवैल्यूएशन। XYZ Limited provide you the following information for the year ended March 2022. The carrying amount of property at the end of year अमाउंटिंग टू रुपीज 2,16,000, कॉस्ट और वैल्यू कितनी तरह की है 2,50,000 एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 34,000। ऑन दिस डेट द प्रॉपर्टी वाज रीवैल्यूड एंड वाज डीम्ड टू हैव अ फेयर वैल्यू ऑफ 1,90,000। द बैलेंस ऑन द रिवैल्यूएशन सरप्लस रिलेटिंग टू द प्रीवियस रिवैल्यूएशन गेन इज 20,000। आपको रिवैल्यूएशन लॉस एज पर AS 10 निकालना है और उसकी ट्रीटमेंट भी बतानी है। तो 2,16,000 रुपए की वो बुक्स में आ रही है। 2,16,000 रुपए से उसकी वैल्यू गिर के कितनी हो गई, 1,90,000 हो गई। वेयर इज माई कैलकुलेटर, ये रहा। 2,16,000 से कितनी हो गई, 1,90,000। तो बताओ कितने का लॉस हो गया, 26,000 रुपए का रिवैल्यूएशन लॉस हो गया। रिवैल्यूएशन लॉस कितना है, 26,000 रुपए। आपके पास ऑलरेडी रिवैल्यूएशन गेन पड़ा हुआ है। भाई आ जाओ जरा अपने चार्ट पे, आ गया, आओ जाओ। सब्सिक्वेंट कर रहे हो और लॉस हो गया, पहले गेन हुआ था, तो सेट ऑफ कर दोगे रिवैल्यूएशन रिजर्व से और बैलेंस कहाँ लेके जाओगे, P&L अकाउंट में। तो लॉस हो गया 26,000 का, ऑलरेडी गेन पड़ा था 20,000 का, तो 26 में से 20 सेट ऑफ करोगे और 6,000 कहाँ लेके जाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जनरल एंट्री क्या करोगे, रिवैल्यूएशन गेन डेबिट 20,000 रुपए से और P&L अकाउंट डेबिट 6,000 रुपए से टू एसेट 26,000। This is the journal entry you will pass for this accounting treatment. उसके बाद theoretical question है। अच्छा ये देखो एक क्वेश्चन, what happened if the cost of previous part infection was not identified in the transaction in which item was acquired or constructed? So de-recognition of carrying amount occur regardless of whether the cost of the previous part infection was identified in the transaction in which the item was acquired or constructed. What will be your answer in the above question if it is not practicable to enterprise to determine the carrying amount? It may use the cost of replacement or estimated cost of future similar inspection as an indication of what the cost of replaced part or existing inspection component was when the item was acquired or constructed. तो आपके पास रास्ता नहीं है, आप ये कह के नहीं बच सकते कि हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे। आपको उस अमाउंट को इंडिकेटर मान के उस वैल्यू तक पहुंचना पड़ेगा, जैसे आप उस क्वेश्चन में भी करते हो जो जनवरी 25 के RTP में आया है। तो आपको वो काम करके चलना पड़ेगा, ठीक। तो दिस इज ऑल अबाउट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, जिसके अंदर हमने कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस करके चले और हमने ऑल टुगेदर जितने भी जो भी टाइप ऑफ क्वेश्चन अकाउंटिंग वो करा। काफी सारे बच्चे ना दिख रहे हैं, आज प्रॉमिस डे है, प्रॉमिस डे है, प्रॉमिस डे है, होता होगा आज प्रॉमिस डे। तो अगर आज प्रॉमिस डे है तो मेक अ प्रॉमिस टू योरसेल्फ दैट यू गाइस विल नेवर सेटल फॉर लेस इन योर लाइफ। मेक अ प्रॉमिस टू योरसेल्फ के यू विल work hard to get what you want. Make a promise to yourself that you fight for what you deserve. These are the promises that you should make to yourself today and be stand on them. तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय, टाटा, टेक।